सिट डाउन। हम लोग, जैसा कि आप सबको मालूम है यहाँ पर, कि हम लोग जल पाठ पढ़ रहे हैं। अभी उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्राय हम लोग वातावरण में देखते रहते हैं। 2 विधियां आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका और विस्तृत रूप। अच्छा, आप सबको मालूम है हमारा भारत देश 3 तरफ से पानी से घिरा है कि नहीं? 3 समुद्र है, लेकिन तब भी कितने गांवों में जो पानी है पीने का उपलब्ध है हम लोग को? कितने गांवों में स्वच्छ जल पीने को मिल जाता है? आराम से मिल जाता है कि ये पानी साफ है, इसको पी सकते हैं। गांव में क्या, शहरों में ही बता दीजिए, क्या शहरों में आसानी से मिल रहा है? जो पीने का पानी है वो साफ नहीं है, उनको साफ करना पड़ता है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने बताया कि जैसे भारत का नक्शा सबको मालूम है कि ऐसे होता है, और यहाँ पे हमारे पानी 3 तरफ है। तो फिर जब इतना पानी है हमारे पास, और पर भी 3/4 हिस्से तो पानी और 1/4 हिस्सा जमीन, तो हम लोग क्यों पानी की प्रॉब्लम कहते हैं कि क्यों पानी के पीने की समस्या है हमारे पास? क्योंकि इस पानी को तो हम पी नहीं सकते, ये गंदा है। क्या है ये? तो आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिससे कि पानी का शुद्धतम रूप प्राप्त किया जा सकता है। और वैसे वातावरण में, हमारे नेचर में पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है, कहाँ होता है? सबसे शुद्ध पानी कहाँ होता है? कहाँ पाया जाता है सबसे शुद्ध पानी? साफ पानी फिल्टर से तो किया जाता है, हैंडपंप में शुद्ध होता है, पीने लायक होता है, लेकिन उसमें भी कई लवण घुले हो सकती, खारा होता है ना, हार्ड वाटर होता है। सबसे शुद्ध रूप जो पानी का होता है वो वर्षा का पानी है। जब पानी वातावरण में प्रवेश करने से पहले, जब वो वातावरण में घुस गया वायुमंडल में, तो उसमें गैसेस डिसॉल्व हो गई, तो भी वो शुद्ध नहीं रहता है, इतना ज्यादा शुद्ध नहीं है। जब वो बादल बन के पानी बरसता है, तो बरसने से पहले जब वो वातावरण में प्रवेश करता है, उस समय वो सबसे शुद्ध रूप होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? वर्षा का पानी ही शुद्ध क्यों होता है? वो बनता कैसे? हाँ, मैं यही आपसे पूछ रही थी, वर्षा का पानी बनता कैसे है? उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं? जब हमारे समुद्रों से, नदियों से, नालों से, पृथ्वी से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है, ठीक है? जब ऊपर उड़ता है तो पानी ठंडा होके, ये वाष्प ठंडी होके फिर से पानी का रूप ले लेती है और बादल बना। जल चक्र याद है? जल चक्र में 2 मेन विधियां हमने इस्तेमाल करी थी। कौन कौन सी? जल चक्र में 2 विधियां इस्तेमाल होती हैं। पहला वाष्पन, नदियों का सारा पानी सूख कर ऊपर चला गया, वाष्प फिर से पानी बनती है, वाष्प फिर से पानी बनती है, बादल में पानी तो भरा होता है, फिर से पानी बनती है, उस विधि को क्या कहते हैं? नहीं, जब वाष्प ठंडी होके फिर से पानी बनाती है। सब भूल गए हैं आप, क्या कहते हैं? अब याद आया? कुछ नहीं याद आया कि पहले पानी वाष्पित होता है, उसके बाद पानी वाष्प जो ठंडी होके फिर से पानी की बूंदें बनाती है, उस विधि को कहते हैं संघनन। और इसी तरह से जल चक्र चलता रहता है। अगर ये वाष्प उड़ के ऊपर चली गई आकाश में और वापस लौट के ही ना आए कभी, पानी खत्म, तो क्या होगा? एक ही साल में सूखा, पूरी पृथ्वी सूखी, सारे जीव खत्म।
खत्म। इसी को तो प्रलय कहेंगे। कोई प्रलय और नहीं होती है। दुनिया का नाश करना हो तो बस ऐसा करो कि सारा पानी खत्म, और सारा पानी खत्म तो दुनिया खत्म। क्योंकि जो पानी है वो हमारे जीवन का एक अत्यंत उपयोगी तत्व है। इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, है ना। जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। तो आज मैं आपको इन दो तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक नई विधि, जिसका नाम आप पहली बार पढ़ोगे, वो बताने जा रही हूँ। आज की विधि का नाम है आस्वन। क्या नाम है? जैसा कि आप सब लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? हाँ। इस चित्र को हम आस्वन उपकरण कहते हैं। ये उपकरण मतलब हमारे प्रयोगशाला में भी बहुत कम मिलता है, इसीलिए मैं आपको इसका ये दिखाने लाई, बना के लाए हैं। इसमें हमने गोल पेंदी का एक फ्लास्क लिया, दिख रहा है? गोल पेंदी का फ्लास्क लिया और इसके अंदर हमने ऐसा पानी डाला जो थोड़ा गंदा था, या जैसे समुद्र का या नदी का, या जो घर में नलों में कभी कभी गंदा पानी भी होता है, कोई सा भी एक पानी हमने इसमें डाल दिया। साफ पानी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने इसको पानी डाला। इसमें क्या लगा है? ये पढ़ो, थर्मामीटर। और नीचे क्या लगा है? बर्नर, ये वाला लैंप लगा है। अभी जलाएंगे इसको, हम लोग करके देखेंगे। इस लैंप को हमने जलाया तो पानी क्या होगा? गर्म होके उबलेगा। जब उबलता तभी तो भाप बनती है। तो पहले तो पानी खौलने लगेगा। जब पानी खौलने लगेगा तो भाप बनेगी। अच्छा, कोई बच्चा ये बताओ कि भाप कितने पर बनती है? कितने थर्मामीटर के टेम्परेचर पर बनेगी? 100 डिग्री। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगेगा। और ये पानी भाप बनकर कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा, ऊपर से इस नली के अंदर चला जाएगा। जब इस नली के अंदर जाएगा, इधर देखो, इस नली के अंदर जा रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि ठंडा पानी के अंदर से इस नली को प्रवेश करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठंडे पानी के अंदर, यहाँ भी ठंडा पानी, यहाँ भी ठंडा पानी, और बीच में वो भाप जा रही है। जब भाप के ऊपर ठंडा पानी पड़ेगा तो क्या वो फिर से जल का रूप, जो ये भाप यहाँ से अंदर घुसी इस नली के अंदर, तो ये फिर से जल का रूप ले लेगी। एक मिनट पेन दो बेटा। देखो, जब ये जल का रूप ले लेगा, ये भाप यहाँ से अंदर घुसी, पानी बन गई, और यहाँ पर पानी की बूंदें गिरने लगी। समझ गए? यहाँ भाप थी, यहाँ दोनों तरफ से हमने उसमें ठंडा पानी गिराया, तो ये क्या हुआ? फिर से पानी बन गई, और यहाँ पर पानी बूंदे बन के ये पूरा जार हमारा भर गया। आपके बुक में भी ये चित्र है, लेकिन उसमें ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। आप इसमें देखिए, बिल्कुल साफ मैंने बनाया है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। पानी गर्म हुआ, भाप बनी, भाप से इस नली के अंदर गई, इस नली से के दोनों तरफ से हम ठंडा पानी, देखो यहाँ से भी ठंडा गिरा रहे हैं, यहाँ से भी जल मतलब ठंडा पानी गिरा रहे हैं, और ये भाप उसमें बदल गई पानी में। अशुद्ध जल मतलब शुद्ध पानी, और ये बूंदे यहाँ पर गिरकर ऐसे पानी जमा होने लगे। तो जो गंदगी थी वो कहाँ गई? कहाँ चली? कहाँ चली गंदगी? उड़ गई। मिट्टी क्या भाप बनती? सुनो, हमने क्या बोला? समुद्र, एक मिनट, हमने कहा था समुद्री जल लेंगे इसके अंदर, या नदी या झरने का पानी खारा होता है। हाँ, तो क्या नमक उड़ेगा? हाँ बेटा, एक मिनट, नमक कहाँ है बताओ? नमक इसमें नीचे जम गया, और एकदम शुद्ध पानी हमको यहाँ पर मिल गया। इस विधि को हम कहते हैं आस्वन की विधि। अभी हम करके देखते हैं, क्या करके देखें? नीलम, इसको जलाओ।
अच्छा, और पंखा बंद कर दो। और ये देखिए, ये पानी है ना। अब हमारे पास वो उपकरण तो नहीं है, वो वाला जो ये आसवन विधि वाला, ये बहुत बड़ा प्रयोगशाला में भी नहीं होता है ये उपकरण। तो हम क्या करते हैं कि एक परख नली लेते हैं, इसको पानी को उबालते हैं, और जब ये अपने क्वथनांक पर, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, कि 100 डिग्री पर पानी उबलता है, जब उस पर उबलने लगेगा तब मैं, एक बच्चा और आओ, हाँ यहाँ आओ, जब ये उबलने लगेगा ना तो तुम इसके आगे यूं रख देना, इसमें थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा उबले तो हम देखें। देखो ये सब सूखा है, सबको सूखा दिख रहा है, कांच की प्लेट। तो यहाँ पे देखें पानी कैसे आता है, पकड़ो ऊपर से, थोड़ा और ऊपर से, हाँ, और गर्म करो, और तुम धीरे से अभी होने दो गर्म, तब यहाँ रखना इसको, ऐसे पकड़ो। तब तक हम तुम्हें बताएं कि ये जो मैंने 100 डिग्री लिखा है, ये इसका करो इसको, और सब लोग इस पे नजर भी रखो, और ये देखो इसके ऊपर कैसे आएगा पानी। अभी कौन सी विधि हो रही है? हाँ, अभी कौन सी विधि हो रही है? आसवन तो है, लेकिन विधि अभी गर्म हो रहा है ना, अभी ठंडा कहाँ हुआ है, अभी तो ये केवल उबाल रही है ना पानी को। तो जब उबाल के इसकी वाष्प बनेगी, उस विधि को कहेंगे। अब जब हम इसके ऊपर ये रख देंगे और भाप, ये देखो ये ठंडा है ना, तो ये ठंडे तल से जब टकराएगी भाप, तो पानी की बूंदें बन जाएंगी, तो उस विधि को क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? और पूरी विधि को, तो आसवन को हम ये कह सकते हैं वाष्पन प्लस संघनन। जोड़ दो, गणित बना दें इसको। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हुआ? हाँ हो रहा है, देखो भाप बन रही है, देखिए। तो उल्टा करें, उल्टा। हाँ, तो उस पे आए तो भाप। देखो इसके किनारे पर भी जम गई है, ये देखो, छुओ इसको, गीला है, गीला है ना, जल रहा है, थोड़ा दूर हो जाओ। ये देखो इसके किनारों पे, रुक जाओ, ये पकड़ो, देखो अंदर छुओ, गीला हुआ ना। अब इसके किनारों पर देखिए, इसके किनारों पर पानी आ गया, तो ये के किनारे ठंडे थे ना ऊपर, परख नली के किनारे ठंडे थे, भाप गर्म थी, टकरा कर पानी साफ दिख रहा है किनारों पे पानी। आप भी देखो किनारों पे पानी, और बना ये जब डिग्री पर उबला, पहले क्यों उबला था? क्योंकि क्वथनांक नहीं था ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा था। देखो सबको दिख रहा है किनारों पे पानी, और वो ग्लास, ये भी देखो, ये भी वो हो गया था गीला, पहले सूखा था, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इस विधि को क्या कहेंगे? इसमें दोनों हो गई, वाष्पन भी, संघनन भी। और कौन सी विधि हो गई है? आसवन। बेटा इस पानी को गिरा दो बाहर, उधर से बैठो अपनी जगह। सबको दिखाई दिया कि नहीं? इस तरह से हम लोग आसवन को अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, आसवन इज इक्वल टू वाष्पन प्लस संघनन इज इक्वल टू शुद्ध जल। आसुत जल या शुद्ध जल, इन दोनों के होने से क्या बने? शुद्ध जल। लेकिन इसकी परिभाषा लिखो सब लोग लिखो परिभाषा। आसवन वह प्रक्रिया है, आसवन वह प्रक्रिया है, सब लोग लिखिए, आसवन वह प्रक्रिया है
जिसमें किसी पदार्थ या जिसमें किसी द्रव को जिसमें किसी द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक उस क्वथनांक तक किया जाता है तथा उससे निकली वाष्प उससे निकली या गैस को पुनः सब लोग लिखेंगे ठंडा करके द्रव को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। सारे बच्चे आज इस परिभाषा को याद करेंगे और ये चित्र भी याद करेंगे, क्योंकि जब भी आसवन का कोई प्रश्न आएगा आपको करना होगा तो आपको ये चित्र करना है और ये परिभाषा भी। हाँ। अब मैं अपने होमवर्क पे आ जाती हूँ कि मैंने इससे पहले एक बार होमवर्क दिया था कि जल तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, लेकिन जल जो गंदा होता है, जो प्रदूषित होता है, उसके बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सब लोग उसमें बताएंगे मुझे कि जल प्रदूषित होने के कारण क्या है। लिखा है, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, बताएंगे हम। ध्यान से सुनो, हाँ जोर से। नदियों तालाबों का पानी प्राय रासायनिक पदार्थ तथा कई गंदे पदार्थों के मिलने से प्रदूषित होता रहता है। इसलिए ये जल जो पानी एवं अन्य घरेलू उपयोग के लिए अनुपयोगी होता है प्रदूषित जल कहलाता है तथा जिनके द्वारा प्रदूषण होता है उसे प्रदूषित। कुछ समझ में आया? हाँ, एक मिनट ऐसे नहीं बेटा, हम बताएंगे तुमको कि जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग समुद्री जल को पीते नहीं है, है ना, गंदे जल को पीते नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, हम क्यों नहीं पीते हैं? नहीं, मतलब वो गंदा होता है ना, मिलाते चाहे कुछ भी, वो गंदा होता है, इसीलिए तो गंदे पानी को पीने से हमें क्या होगा? यही तो एक वजह है जिसकी वजह से हम जल को शुद्ध चाहते हैं। अगर गंदे जल को पीने से कुछ ना हो तो सारे लोग उसी को पीने लग गए, फिर समुद्री का ही पी लेना हम। फिर क्यों हम उसे साफ करें? हम क्यों उसे साफ करते हैं? क्योंकि उसमें कई जीवाणु, कई बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी मिली होती है जो हमारे घरेलू उपयोग के लिए और पीने के लिए अच्छी नहीं। मैंने बताया था जो हार्ड वाटर है, कठोर पानी, उससे बर्तन खराब हो जाते हैं, उससे हम लोग इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम लोग कारखानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जल जो होता है, जो तीनों तरफ हमारे भारत के नदियों में बह रहा है, समुद्रों में है, वो हमारे लायक नहीं है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज पहले ये बताएंगे कि जल प्रदूषण होता क्या है और ये क्यों होता है, मतलब क्यों हो रहा है। पहले के जमाने में कहा जाता था कि गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का पानी इतना साफ होता था कि उसको पीने से कितनी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि वो झरनों से बहकर आता है तो उसमें औषधियां मिली होती हैं। लेकिन क्या आजकल ऐसा है? आजकल गोमती नदी को देखने चले जाओ आप लोग, क्या होता है गोमती नदी में? कूड़ा, साबुन का पानी, मूर्तियां, फूल जो तुम लोग पूजा के डाल देते हो, तो क्या वो पीने लायक है? बेटा रब करो किसको। पहले बताइए प्रदूषण क्या, दूषण क्या होता है? गंदा, दूषित, गंदा।
नदियों, तालाबों आदि का पानी रसायनों के मिल जाने से या अवांछित तत्वों के, जो हमारे काम की चीजें नहीं हैं, उनके मिल जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। और जो उसको गंदा करते हैं उसको कहते हैं प्रदूषक। क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जो गंदा करेगा इसको वो क्या कहलाएगा? प्रदूषक। क्या कहलाएगा? प्रदूषक क्या हुए फिर? प्रदूषित करने वाले रसायन एवं तत्व। प्रदूषक क्या होते हैं? जल को प्रदूषित करने वाले रसायन एवं तत्व होते हैं। अच्छा, इसमें जो जल को प्रदूषित करते हैं वो गैसेस भी होती हैं जो कुछ कुछ पानी में घुल जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर उसके लिए पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, जो जलीय पौधे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय वर्षा करती है, तो ये भी तो प्रदूषण का ही रूप है। अब हम ये आज पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। कौन बताएगा पहला कारण? जल प्रदूषण के कारण क्या है? वो किसने बोला? चांदनी। हाँ बताओ दिव्या। दिव्या आज बताएगी कि अगर मानव उसको गंदा कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मानव मतलब हम लोग, हमारी जनसंख्या, हम ही लोग। हम लोग कर रहे हैं गंदा? क्या ये सच है? अच्छा, इतने सारे कारणों में मानव कौन सा एक ऐसा कर रहा है जिससे जल गंदा हो रहा है? आंटी वो पूजा करते हैं, आंटी सारा आंटी हवन करते हैं ना, तो हवन के बाद जो सामग्री होती है आंटी सब नदी में बहा देते, वो सब नदियों में बहा देते। अच्छा, एक मिनट नीलम, नहीं, हमें मालूम है हम लोग के घरों में कपड़े धोए जाते हैं। जो लोग धोबी लोग जो कपड़े धोने जाते हैं नदियों के किनारे, वो बताओ क्या करते हैं? गंदे कपड़े धुलते हैं, उसमें इस्तेमाल क्या करते हैं कपड़े धोने के लिए? निरमा, बट्टी। और वो कहाँ निचोड़ते हैं? नदी के पानी। तो वो कहाँ गया सब साबुन? तो जो कपड़े धोते हैं वो भी नदी को गंदा करते हैं। और हमारे यहाँ तो नदियों के किनारे पर ही कपड़े धोए जाते हैं। चाहे तुम लोग गोमती देख लो, गंगा देख लो, कहीं भी देख लो कि जो ये लोग धोबी लोग हैं नदी के किनारे पर ही जाते हैं कपड़े धोने, वहीं फैलाते हैं, उसी में साबुन डालकर आ जाते हैं। सिट डाउन। हाँ रुबैदा, अब आप बताओ एक और जो मानव काम करता है जिसकी वजह से कि गंदा होता है पानी। फैक्ट्रियां लगती हैं, जैसे चमड़े की फैक्ट्री लगी, जैसे कानपुर में चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे जानवरों को धोया जाता है, चमड़े को जो मर जाते हैं, और उसका पानी कहाँ डाल रहे हैं? गंगा जी, वहाँ गंगा है ना, उसमें गंगा नदी में डाल देते हैं। और वही पानी जब पेड़ों में जाता है, पेड़ भी गंदा, मतलब वनस्पति अच्छी नहीं उगती है, उनकी फसल अच्छी नहीं, क्योंकि वो चमड़े वाला गंदा पानी उसमें जा रहा है। तो इस तरह से कारखानों से निकला गंदा पानी, ये तो कारखानों वैसे किया तो उसको भी मानव नहीं है। हाँ, अब गायत्री आप बताओ, जो मानव गांव में करता है गंदा पानी। गाय भैंसों को उसी में नहलाते हैं और उसी में से घड़ा भर के पानी पीने को भी। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? जल को प्रदूषित कर रहे हैं, बर्तन वहीं धुलते हैं। तो क्या हमें गांवों में ये शिक्षा देनी है? गांव में ये शिक्षा देनी है कि हमारे नदियों को साफ रखो,
आजकल हमारे यहाँ पर गोमती और गंगा नदी जो बड़ी बड़ी जो खराब हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं, इनको साफ करने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। पंप लगाए जाते हैं, गंदे पानी को बाहर निकालते हैं, उसको साफ करके फिर पानी के अंदर मिलाया जाता है। और उसमें जो सीवर लाइनें हैं हमारी, जिनके से कि हमारे बाथरूम्स का पानी जो नदियों में जाता है, उसको फिल्टर करके उसमें डाल रहे हैं, छान के उसकी गंदगियों को हटा के, जिससे कि डायरेक्ट वो उसमें चली जाती हैं, तो पानी और गंदा हो जाता है। तो अब सब कारण लिखेंगे, हमने डिस्कस कर लिए, अब हम सब लोग इन कारणों को लिखेंगे। जल प्रदूषण के कारण, पहला कारण क्या है? मानव द्वारा। दूसरा कारण उद्योगों के द्वारा। फैक्ट्री मतलब उद्योग। मूर्तियों वाला नहीं, हेडिंग बताओ। कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट क्या होता है? आजकल हम लोग बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का और कीटाणु मारने की जो दवाएं होती हैं, डीडीटी पाउडर का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो खूब ज्यादा मात्रा में बना लेते हैं, स्प्रे करते हैं, तो कुछ हिस्सा बहकर नदी में भी चला जाता है। और जो कृषि के सड़े गली चीजें जो होती हैं, कटाई के बाद खेत की जब वो सफाई करता है, तो जो कई सड़ी गली चीजें वो नदी में बहा देता है। अपशिष्ट होता है जो कृषि का कचरा, मतलब खेतों में जो अनाज उगता है उसी को कृषि कहते हैं हम लोग। तो अनाज फसल कटने के बाद जो गंदगी होती है, तो वो आजकल किसान लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो लोग नदियों में बहा देते हैं, या वो जो स्प्रे या ज्यादा खाद हो, कुछ भी हो, तो नदियों में चली जाती है, और उससे भी वहाँ के जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरह से हम लोगों ने नदी को गंदा किया, लेकिन क्या हम इसको रोक पाएंगे? रोक पाएंगे कि नहीं? बता, इसका नियंत्रण कर पाएंगे? हमने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया है? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे। हाँ, लेकिन जल को तो नहीं किया जा सकता ऐसे पेड़ पौधों से, तो क्या करें? किसी ने कुछ उपाय सोचा? हाँ, वो तो हो गया कि उनको पानी में न मिलाएं। अच्छा, और बताओ कि जो भी सीवर का पानी है या जो कारखानों का गंदा पानी है, वो कहीं पर भी सीधे नदी में न गिराया जाए, क्योंकि जहाँ भी ये कारखाने होते हैं वहाँ पर चेक रखा जाए कि अगर वो कारखाना अपना गंदा पानी उस नदी में गिरा रहा है तो उस पे उचित कार्रवाई की जाए, उसका कारखाना बंद करा दिया जाए। अगर सरकार न करे तो हम लोग सब लोग मिलकर उसको बंद, कारखाने को बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मानव हित में नहीं है। क्या ये मानव हित में है कि कारखाने के मालिक को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोगों की जो बस्ती है वहाँ पर, उन लोगों ने गंदा पानी पिया। अच्छा, आपको मालूम है कि जानवर भी गंदा पानी पी के मर सकता है? आपको लगता होगा जानवर को क्या जरूरत है शुद्ध पानी पीने की, वो तो पीते ही रहते हैं बेचारे, जहाँ दिख जाता है उनको पानी। ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे, जानवर, इनका भी एक स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है। ये भी प्रदूषण के कारण मुरझा सकते हैं। पेड़ पौधे तो मुरझाते ही, आपने जानवर भी मरते हैं। क्या आपने जानवरों को बीमार होते नहीं देखा? देखा है ना। आजकल बहुत जानवर रास्ते में जैसे बीमार होते हैं, क्यों होते हैं? पन्नी खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सब्जी का कचरा गिराया पॉलीथीन में डालकर, और वो गाय पॉलीथीन भी खा गई। जब वो पॉलीथीन खा जाती है तो
तो उसके हाथों में वो पॉलिथीन तो नहीं पचेगी, वो फंस गई, उसको पेट दुखा, वो उसी के अंदर मर भी सकती है, सांस भी उसकी रुक सकती है। तो हम लोग को कभी पॉलिथीन में बांध के ऐसे गाय को नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय खाने के चक्कर में उसको खा जाती है, निकालती नहीं है रोटी, उसमें से निकाल नहीं पाती है और वो सोचती है कि रोटी है, उसी को चबा जाती है वो। तो हम लोग कितना मानव हित का मतलब मानव जानवरों का कितना नुकसान कर रहे हैं, और अपने भले के लिए कारखाने वाले भी गंदा पानी सीधा नदियों में डाल देते हैं। दूसरा, जो किसान डीडीटी पाउडर छिड़कता है वो उचित मात्रा में ही छिड़के, ज्यादा ना बनाए। जो ड्रम बच गया है या कहीं पे है तो वो नदियों में ना गिराए, वो लोग बचे हुए चीज को गिरा देते हैं। और आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो अपने नदियों को बचाने के लिए, दूसरों को शिक्षा दे सकते हो कि जब हम लोग पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, तो ये हम सारी चीजें, कपड़े भी तुम लोग जो डाल देते हो नदियों में जाके, उनकी मूर्तियां, उनके प्रसाद और ये सब, ये इस तरह से न डालें। कोई एक जगह बना लें मंदिर में या जिधर भी, जहां आपको ये सब चीजें रखनी हो। नदियों में इस तरह से इनको प्रवाहित न करें। पहले के जमाने में तो और भी बहुत एक बात होती थी कि शवों को जलाया नहीं जाता था और नदियों में बहा दिया जाता था, तो वो भी कई प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न कर, लेकिन अब ये ऐसा कम होता है, बहुत ही कम होता है कि उनको बहा दिया जाता है। हम अधिक से अधिक उपाय करेंगे कि हम लोग कारखानों पर नियंत्रण रखें, मतलब उनपे वॉच रखें, उनकी चेकिंग होती रहे कि गंदा पानी कहाँ जा रहा है। जो सीवर का पानी है, सीधे नदियों में न डालें। और जो हम लोग कपड़े धोते हैं वो नदी के किनारे पर धोना बंद करें। समझ में आ गया? अच्छा, आज आपका होमवर्क क्या है? आश्वन विधि को लर्न करना, चित्र बनाना और इसकी परिभाषा को लिख कर लाना। थैंक यू।